हेलो एवरीवन, हम I38 इंटेंजिबल एसेट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर कर रहे थे और आज के इस लेक्चर में हमने स्पेसिफिकली सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट के हवाले से डिस्कशन करनी है कि एक इंटेंजिबल एसेट की इनिशियल मेजरमेंट के बाद सब्सिक्वेंटली हर ईयर एंड पे, हर बैलेंस शीट डेट पे, हर रिपोर्टिंग डेट पे हम इंटेंजिबल एसेट को किस तरह से मेजर कर रहे होंगे। जिस तरह से हमने I16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए दो मॉडल्स कवर किए थे, एक था हमारे पास कॉस्ट मॉडल, एक था हमारे पास रिवैल्यूएशन मॉडल। मोर और लेस वही सारी बातें हम इंटेंजिबल एसेट की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस कर रहे होंगे। यानी कि इंटेंजिबल एसेट को भी सब्सिक्वेंटली मेजर करने के लिए एज अ मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, यानी कि मैनेजमेंट की मर्जी है कि मैनेजमेंट चाहे तो इंटेंजिबल एसेट्स को कॉस्ट मॉडल में रखे, मैनेजमेंट चाहे तो इंटेंजिबल एसेट्स को रिवैल्यूएशन मॉडल में कैरी कर रही होगी। तो जिस तरह से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए हमारे पास कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल थे, सेम इसी तरह से इंटेंजिबल एसेट की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए एज अ मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी हमारे पास कॉस्ट मॉडल भी है, हमारे पास रिवैल्यूएशन मॉडल भी है। सबसे पहले अगर हम कॉस्ट मॉडल की बात करें तो इंटेंजिबल एसेट के लिए कॉस्ट मॉडल सेम वही है जो कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का कॉस्ट मॉडल था। यानी कि हर साल के आखिर में आप इंटेंजिबल एसेट की अमोर्टाइजेशन चार्ज करोगे, हर साल के आखिर में अगर इंटेंजिबल एसेट पे इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट तो आप उसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे होंगे और आप अपने इंटेंजिबल एसेट को कैरी करोगे कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट माइनस एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन माइनस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट, जो भी इन तीनों का डिफरेंशियल कैरिंग अमाउंट आएगा हमारे पास इंटेंजिबल की कैरिंग अमाउंट बन जाएगा। हर साल के आखिर में हम इंटेंजिबल एसेट को अमोर्टाइज भी करेंगे, अगर इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट है तो इंपेयरमेंट करेंगे, अगर तो इंटेंजिबल विद इंडेफिनाइट यूजफुल लाइफ है तो इसकी लाजमी इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे और कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन माइनस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट हम इंटेंजिबल को कैरिंग वैल्यू पे मेजर कर रहे होंगे। इस बात का हमने कंक्लूजन IS36 में ऑलरेडी ड्रॉ किया है कि हम सिंपली हर साल के आखिर में अपने एसेट को कैरी करेंगे दो चीजों के लोअर पे। हम सिंपली हर साल के आखिर में अपने एसेट को कैरी करेंगे दो चीजों के लोअर पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिकवरेबल अमाउंट। अगर आप अपने एसेट को लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिकवरेबल अमाउंट पे रखते हो तो खुद ब खुद इस एसेट के ऊपर इंपेयरमेंट भी सही रिकॉर्ड हो जाता है, खुद ब खुद इस एसेट के ऊपर रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट भी सही रिकॉर्ड हो जाता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट आप सब जानते हैं कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एसेट की क्या कैरिंग वैल्यू हो, अगर वो सिर्फ अमोर्टाइज्ड हो, कभी रिवैल्यू या कभी इंपेयर ना किया जाए। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या कॉन्सेप्ट है कि किसी भी पॉइंट पे अगर आपको एसेट की हिस्टोरिकल कॉस्ट मालूम करनी है तो आप इसकी कैरिंग वैल्यू डिटरमाइन करें आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर रिकॉर्डिंग नॉर्मल डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन एंड इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ इंपेयरमेंट, इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, तो आपके पास हिस्टोरिकल कॉस्ट आ जाएगी। रिकवरेबल कॉस्ट के बारे में भी हम जानते हैं कि रिकवरेबल अमाउंट दो चीजों का हायर है, नंबर वन वैल्यू इन यूज एंड नंबर टू फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो आप अपने इंटेंजिबल एसेट की हिस्टोरिकल कॉस्ट फाइंड आउट करें, आप अपने इंटेंजिबल एसेट की रिकवरेबल अमाउंट मालूम करें, जो भी इन दोनों का लोअर होगा कॉस्ट मॉडल में इन दोनों के लोअर पे हम अपने इंटेंजिबल को कैरी कर रहे होंगे। इससे होगा ये कि खुद ब खुद इंपेयरमेंट भी सही कैलकुलेट होगा, खुद ब खुद रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट भी सही कैलकुलेट हो रहा होगा। इसके बाद इंटेंजिबल एसेट की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए जो दूसरा मॉडल है दैट इज रिवैल्यूएशन मॉडल। यहां पे कुछ बातें ऐसी हैं जो कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से थोड़ी मुख्तलिफ है या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से थोड़ी ज्यादा है, जो कि हमें स्पेसिफिकली डिस्कस करनी है। अगर एक इंटेंजिबल रिवैल्यूएशन मॉडल में रखा जा रहा है तो सर रिवैल्यूएशन मॉडल में इंटेंजिबल को हम हर साल के आखिर में फेयर वैल्यू पे लेकर आएंगे। इंटेंजिबल एसेट को हर साल के आखिर में हम फेयर वैल्यू पे लेकर आ रहे होंगे, यानी कि उसे अमोर्टाइज और उसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग तो हो रही होगी, लेकिन साथ साथ हर साल के आखिर में उसे फेयर वैल्यू पे लाया जा रहा होगा। फेयर वैल्यूएशन के रूल सेम वही हैं जो हमने IS16 में कवर किए थे, यानी कि जब भी आपके इंटेंजिबल की फेयर वैल्यू हिस्टोरिकल कॉस्ट से ज्यादा होगी आप इंपैक्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लेकर जाओगे। आने वाले सालों में इंक्रीमेंटल अमोर्टाइजेशन रिवैल्यूएशन सरप्लस से उठाकर रिटेन अर्निंग में ले जाओगे। और अगर एक इंटेंजिबल की फेयर वैल्यू हिस्टोरिकल कॉस्ट से कम आती है तो जो रिवैल्यूएशन लॉस है वो आपका P&L में रिकॉग्नाइज हो रहा होगा। यानी जिस तरह से आप एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल और रिवैल्यूएशन के रूल्स अप्लाई करते थे, सेम उसी तरह से आप इंटेंजिबल की भी रिवैल्यूएशन कर रहे होंगे। लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल उसी वक्त अलाउड है जब आपके इंटेंजिबल की एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती हो। इंटेंजिबल एसेट के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल उसी वक्त अलाउ है जब आपके इंटेंजिबल एसेट की एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती हो। अब एक्टिव मार्केट का क्या मतलब है सर? एक्टिव मार्केट का मतलब है कि कोई भी मार्केट जहां पे कोई एसेट या लायबिलिटी फ्रीक्वेंटली ट्रेड होती हो, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड होती हो,
ताकि आपको प्राइसिंग इंफॉर्मेशन आसानी से मिल सके ऑनगोइंग बेसिस पे। अगर तो इंटेंजिबल एसेट की एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है, अगर तो एक इंटेंजिबल एसेट की एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है, तो आप इस इंटेंजिबल एसेट को रिवैल्यूएशन मॉडल में कैरी कर सकते हो। लेकिन अगर एक इंटेंजिबल की एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर हम इस पर रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अब देखें फॉर एग्जांपल कि हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर है, हमारे पास कोई टैक्सी लाइसेंस है, हमारे पास कोई फिशिंग राइट है, हमारे पास कोई प्रोडक्शन कोटास है। ये ऐसे इंटेंजिबल्स हैं जिनकी जनरली एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है, यानी कि आप इस पर रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें किसी पेटेंट की, किसी ट्रेडमार्क की, किसी ब्रांड की, किसी न्यूज़पेपर मास्टर राइट की, किसी पब्लिशिंग राइट वगैरह की, तो ये ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स हैं जो कि यूनिक हैं। इस तरह के इंटेंजिबल एसेट्स की जनरली एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती होगी। वैसे तो इंटेंजिबल के केस में एक्टिव मार्केट का एग्जिस्ट करना ये कॉमन बात नहीं है, ये एक अनकॉमन बात है। लेकिन स्टिल अगर मैं एक्टिव मार्केट की बात करूं तो टैक्सी लाइसेंस हो गया, फिशिंग राइट हो गया, प्रोडक्शन कोटास हो गया, ये वो सॉफ्टवेयर होगा, ये वो इंटेंजिबल है जिनकी शायद एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती हो। लेकिन अगर कोई ब्रांड है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, कोई न्यूज़पेपर मास्टर राइट है, ये इंटेंजिबल्स थोड़े यूनिक नेचर के हैं, इनकी एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती होगी। तो इंटेंजिबल एसेट के केस में रिवैल्यूएशन मॉडल उसी वक्त अलाउड है जब आपके इंटेंजिबल एसेट की एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती हो। एक्टिव मार्केट का मतलब है कि एक ऐसी मार्केट जहां पे कोई एसेट या लायबिलिटी फ्रीक्वेंटली ट्रेड होता हो, एक वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता हो, ताकि आपको प्राइसिंग इंफॉर्मेशन ऑनगोइंग बेसिस पे मिलती रहे। अब अगर तो हम किसी इंटेंजिबल एसेट पर रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करते हैं, अगर तो हम किसी एसेट के ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करते हैं, तो उस इंटेंजिबल एसेट की क्लास के जितने इंटेंजिबल्स होंगे सबके ऊपर हमें रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करना पड़ेगा। अगर तो हम किसी इंटेंजिबल एसेट के ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करते हैं, तो उस सिमिलर क्लास ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर सबके इंटेंजिबल्स के ऊपर हमें रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करना पड़ेगा। भाई फॉर एग्जांपल कि मेरे पास 10 सॉफ्टवेयर्स हैं, तो या तो मैं 10 के 10 सॉफ्टवेयर रिवैल्यूएशन मॉडल में रखूंगा या मैं 10 के 10 सॉफ्टवेयर कॉस्ट मॉडल में रखूंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि आधे सॉफ्टवेयर को कॉस्ट मॉडल में रखूं, आधे सॉफ्टवेयर को रिवैल्यूएशन मॉडल में रखूं। मैं सारे के सारे सॉफ्टवेयर को या तो रिवैल्यूएशन मॉडल में या फिर कॉस्ट मॉडल में रखूंगा। अगर मेरे पास 500 टैक्सी लाइसेंस है, मैं एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी हूं, मेरे बिहाफ पे बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन कार मार्केट में फ्लोट कर रही है, मेरे पास 500 टैक्सी लाइसेंस है, तो या तो मैं 500 के 500 टैक्सी लाइसेंस को कॉस्ट मॉडल में या 500 के 500 टैक्सी लाइसेंस को मैं रिवैल्यूएशन मॉडल में कैरी कर रहा हूंगा। तो जिस भी इंटेंजिबल पे आप रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करेंगे, वो रिवैल्यूएशन मॉडल की एप्लीकेशन फॉर द इंटायर क्लास ऑफ दैट इंटेंजिबल एसेट होगी। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आपने एक क्लास ऑफ इंटेंजिबल को रिवैल्यूएशन मॉडल में रखा हो, आपने एक क्लास ऑफ इंटेंजिबल को रिवैल्यूएशन मॉडल में रखा हो, लेकिन उसमें से कोई एक एसेट ऐसा हो जिसकी एक्टिव मार्केट ना हो, उसमें से कोई एक इंटेंजिबल एसेट ऐसा हो जिसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल ना हो, तो फिर आप उस स्पेसिफिक इंटेंजिबल को कॉस्ट मॉडल में रख सकते हो। अगर तो आपने एक क्लास ऑफ इंटेंजिबल के ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई किया है, लेकिन उस क्लास ऑफ इंटेंजिबल में कुछ आइटम्स या कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिसकी एक्टिव मार्केट या फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो फिर उन पर्टिकुलर आइटम्स, उन पर्टिकुलर चीज़ों को हम कॉस्ट मॉडल में रख सकते हैं। भाई फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 सॉफ्टवेयर हैं और मैंने सॉफ्टवेयर के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल ऑप्ट किया हुआ है। अब 10 में से 8 सॉफ्टवेयर की एक्टिव मार्केट फेयर वैल्यू अवेलेबल है, उन पे मैं रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करूंगा। लेकिन 2 सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनकी रिवैल्यू अमाउंट या फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर उस पर मैं मजबूरी में कॉस्ट मॉडल अप्लाई कर रहा हूंगा। इन इंटेंजिबल्स की जिनकी आज फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है लेकिन सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू अवेलेबल हो जाती है, तो जब सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू अवेलेबल हो जाएगी तो फिर उनको भी मैं रिवैल्यूएशन मॉडल पे लेकर आ जाऊंगा। सर रिवैल्यूएशन की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है कि एसेट की फेयर वैल्यू कितनी वॉलेटाइल है। अगर तो एक इंटेंजिबल एसेट ऐसा है जिसकी फेयर वैल्यू बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, हम हर साल के आखिर में इसकी रिवैल्यूएशन कर रहे होंगे। लेकिन अगर एक इंटेंजिबल ऐसा है जिसकी फेयर वैल्यू लेस वॉलेटाइल है, तो हम 3 से 5 साल की फ्रीक्वेंसी यानी कि हर 3 से 5 साल के बाद इसकी रिवैल्यूएशन कर सकते हैं। इसके बाद I38 ये कहता है कि 2 केसेस में आप रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो ही नहीं कर सकते। 2 तरह के केसेस में, 2 तरह के इंटेंजिबल्स के केस में आप रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई ही नहीं कर सकते। एक तो ऐसा इंटेंजिबल जो कि प्रीवियसली रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, एक तो ऐसा इंटेंजिबल जो कि प्रीवियसली रिकॉर्ड ही नहीं हुआ एज अ इंटेंजिबल एसेट, इसके ऊपर हम रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इंटरनली जनरेटेड ब्रांड, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड को हम एज अ इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड ही नहीं करते क्योंकि रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं होता, तो अब इस इंटरनली जनरेटेड ब्रांड के ऊपर सब्सिक्वेंटली हम रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई नहीं कर सकते। या फिर एक ऐसा इंटेंजिबल जिसको इनिशियली कॉस्ट पे मेजर ना किया गया हो, या फिर एक ऐसा इंटेंजिबल जिसको इनिशियली कॉस्ट पे मेजर ना किया गया हो, कॉस्ट के अलावा किसी अमाउंट पे मेजर किया गया हो, इन 2 तरह के इंटेंजिबल्स पे हम रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई ही नहीं कर सकेंगे।
तो अगर एक इंटेंजिबल इनिशियली रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल इंटरनल जनरेटेड ब्रांड, या फिर एक इंटेंजिबल इनिशियली रिकॉर्ड हुआ लेकिन कॉस्ट पे नहीं, कॉस्ट के अलावा किसी अमाउंट पे रिकॉर्ड हुआ, इन दो तरह के इंटेंजिबल्स पे हम रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि एक इंटेंजिबल पार्टली रिकॉर्डेड और पार्टली रिकॉर्डेड ना हो। फॉर एग्जांपल कि रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा था। मैं एग्जांपल से समझाता हूं कि आपने एक इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल की रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्ट की, रिसर्च फेज का खर्चा एक्सपेंस आउट कर दिया, डेवलपमेंट फेज का खर्चा हम कैपिटलाइज करते हैं अगर कैपिटलाइजेशन की क्राइटेरिया मीट हो रहा हो, अगर कैपिटलाइजेशन कंडीशंस फुलफिल हो रही हो। अब फॉर एग्जांपल कि हमने एक इंटेंजिबल, एक इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल की रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्ट की, रिसर्च फेज का खर्चा एक्सपेंस आउट कर दिया, डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हुआ, लेकिन जब डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हुआ तब कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा था और 30% डेवलपमेंट कॉस्ट भी आपने एक्सपेंस आउट कर दी, 30% डेवलपमेंट कॉस्ट भी आपने एक्सपेंस आउट कर दी। 30% डेवलपमेंट हो जाने के बाद कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट हो गया और आपने रिमेनिंग 70% डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज कर दी, आपने रिमेनिंग 70% डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज कर दी। अब ये जो टोटल डेवलपमेंट कॉस्ट है ना, जिसमें से शुरू का 30% आपने एक्सपेंस आउट कर दिया क्योंकि कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा था, और रिमेनिंग 70% कैपिटलाइज कर दिया क्योंकि कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट हो गया था, इसमें टोटल डेवलपमेंट कॉस्ट के ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर सकता हूं। इस टोटल डेवलपमेंट कॉस्ट के ऊपर मैं सब्सिक्वेंटली रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर सकता हूं। इसे रिवैल्यूएशन मॉडल के तहत फेयर वैल्यू पे विद रेफरेंस टू एक्टिव मार्केट कैरी कर सकता हूं। इवन कि अगर कोई इंटेंजिबल हमने बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव किया, जब हम एक इंटेंजिबल को बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉर्ड करते हैं तो इनिशियली इसको रिकॉर्ड करने के हमारे पास दो तरीके थे, या तो इंटेंजिबल एसेट बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट को हम ओरिजिनली इनिशियली फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करें, या फिर हम उसे ओरिजिनली नॉमिनल अमाउंट पे रिकॉर्ड करें। इन दोनों ही केसेस में, चाहे गवर्नमेंट ग्रांट में मिलने वाला इंटेंजिबल हमने इनिशियली फेयर वैल्यू पे मेजर किया हो या इनिशियली नॉमिनल वैल्यू पे मेजर किया हो, हम दोनों ही इंटेंजिबल्स के लिए सब्सिक्वेंटली रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि उसकी एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती हो। याद रहे, इंटेंजिबल के रिवैल्यूएशन मॉडल के लिए एक्टिव मार्केट वाली बात तो हर जगह है। अगर तो इंटेंजिबल एसेट की एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती होगी तो ही हम इंटेंजिबल के ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर रहे होंगे। तो अगर एक इंटेंजिबल एसेट हमें बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट मिला है, चाहे फिर उसे इनिशियली फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया हो, चाहे फिर उसे इनिशियली नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड किया हो, इस पे भी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई किया जा सकता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक इंटेंजिबल है और आपने उस इंटेंजिबल या उस क्लास ऑफ इंटेंजिबल्स को रिवैल्यूएशन मॉडल में रखा है क्योंकि उनकी फेयर वैल्यूज अवेलेबल थी, उनके लिए एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती थी। आपके पास लेट्स से कि 10 इंटेंजिबल्स हैं या 10 सॉफ्टवेयर्स हैं, आपने सॉफ्टवेयर्स को रिवैल्यूएशन मॉडल में रखा है क्योंकि उनकी एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती थी। आपने उन सारे के सारे 10 सॉफ्टवेयर्स के ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल उनको फेयर वैल्यू पे मेजर किया। सब्सिक्वेंटली कुछ सॉफ्टवेयर्स की फेयर वैल्यू डिटरमाइन होना बंद हो जाए, सब्सिक्वेंटली कुछ सॉफ्टवेयर्स की फेयर वैल्यू डिटरमाइन होना बंद हो जाए, तो फिर जो भी हमने लास्ट रिवैल्यूएशन की थी उसी लास्ट रिवैल्यूड अमाउंट पे उस एसेट को हम सब्सिक्वेंटली कैरी कर रहे होंगे और उसे अमोर्टाइज वगैरह कर रहे होंगे। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आपने एक क्लास ऑफ इंटेंजिबल को रिवैल्यूएशन मॉडल में रखा, कुछ एसेट्स ऐसे थे जिसकी फेयर वैल्यू मालूम ही नहीं हो सकती थी, आपने उनको कॉस्ट मॉडल पे रख दिया, सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू मालूम हो गई तो फिर उसको भी रिवैल्यूएशन मॉडल पे शिफ्ट कर दिया। और ऐसा भी हो सकता है कि हमने एक क्लास ऑफ इंटेंजिबल को रिवैल्यूएशन मॉडल में रखा, सबको फेयर वैल्यू पे लेकर आ गए, लेकिन आगे जाकर सब्सिक्वेंटली कुछ की फेयर वैल्यू डिटरमाइन होना बंद हो गई, तो फिर जो भी आपने लास्ट रिवैल्यूड अमाउंट डिटरमाइन की थी उसी के ऊपर हम उन इंटेंजिबल्स को कैरी कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास ओवरऑल डिस्कशन थी इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इंटेंजिबल। मोर और लेस वही बातें हैं जो हमने IAS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में डिस्कस की थी कि या तो कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल, जो भी मॉडल अप्लाई करोगे एज अ मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इंटायर क्लास ऑफ एसेट के ऊपर अप्लाई कर रहे होगे। अगर कॉस्ट मॉडल में है तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट माइनस एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन कैरिंग वैल्यू पे मेजर करेंगे। आसान अल्फाजों में लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट या रिकवरेबल अमाउंट पे मेजर करेंगे। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो भी अमोर्टाइजेशन तो भी इंपेयरमेंट तो होगी, लेकिन हर साल के आखिर में इंटेंजिबल को फेयर वैल्यू पे लेकर आएंगे, लेकिन उस वक्त रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करेंगे जब आपके इंटेंजिबल की एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती हो। तो आई होप कि इंटेंजिबल एसेट की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के हवाले से सारी बातें मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज की इस गुफ्तगू को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।